नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हर दिन एक नई सुबह नए सवेरे के साथ है और आज एक ऐसा सवेरा हुआ जब लाल बत्ती कल्चर पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है देश में। 1 मई से खत्म हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आज कैबिनेट ने फैसले के तौर पर लिया। हालांकि शुगर की भी स्टॉक लिमिट्स को बढ़ा दिया गया 6 महीने के लिए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है मिहिर, अब ये वीवीआईपी कल्चर नहीं होगा। देश बदल रहा है। बिल्कुल, देश बदल रहा है और अच्छी चीज के लिए बदल रहा है। इट्स फॉर गुड दैट द चेंज इज कमिंग। दो जो फैसले हैं ना कैबिनेट के, वो दरअसल काफी रोचक हैं। एक तो ये लाल बत्ती वाला, इससे लोग काफी परेशान होते थे। इनफैक्ट आप देखिए जो शॉट्स आप देख रहे हैं इस समय, तो गडकरी जी ने लाल बत्ती हटा भी दी जैसे ये कैबिनेट ने मंजूरी। वैसे वो सड़क परिवहन मंत्री भी हैं, तो सबसे पहले उन्होंने हटाई था। उनको तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है, तो उन्होंने वो हटा भी दी लाल बत्ती। और दूसरा जो फैसला था, ये जो पेपर ट्रेल वाली वोटिंग मशीन, तो ये जो ऑपोजिशन की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं अब सरकार के सामने इस तरह का केस बनाया जाए कि आप तो मशीन से ही छेड़खानी कर रहे हैं, तो वो भी अब कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये दोनों ही फैसले अहम हैं। और ख़ासकर देखिए लाल बत्ती वाला जो है ना, ये जनता के लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो ये काफ़ी पॉपुलिस्ट मूव है, क्योंकि हर आदमी, एक आम आदमी जो है वो इससे इरिटेट होता है लाल बत्तियों के जो कल्चर है उससे। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी लाल बत्ती इस्तेमाल होगी, लेकिन फिर भी आप अब इस कल्चर से निजात तो पालेंगे। 1 मई के बाद आपको लाल बत्ती नहीं दिखेगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर। दूसरा, 16 लाख मशीनें खरीद लेगी सरकार, ये जो पेपर बैलेट वाली वोट्स होंगे, और इसको 2019 के चुनावों में इस्तेमाल होगा। तो इसलिए 2019 के चुनावों में अगर कोई ये सोच रहा था कि पता नहीं ईवीएम का बेनिफिशियरी बीजेपी रहती है या फिर नहीं रहती, ये थोड़ी सी मंशा उनको अभी दूर हटानी होगी। 2019 के अंदर 16 लाख जो नई मशीन बीईएल से खरीदी जाएंगी, उसका इस्तेमाल होगा। सरकार 3000 करोड़ से ज्यादा का इस्तेमाल भी करने वाली है। अभी कुछ एक चीजें जिसपे मार्केट चल रहा है, उसमें कमोडिटी शेयर्स आज काफी हद तक चलते हुए दिखे। आज शुगर की जब स्टॉक लिमिट की खबर आई तो ये चले। आज टायर कंपनीज चल रही हैं, कुछ हद तक पेपर कंपनीज में काफी जान देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज वैसा स्पेसिफिक मूव नहीं है जो कि इंडिया बुल्स और या फिर अदानी एंटरप्राइज जैसे शेयर्स में हमने देखने को मिला, लेकिन हाँ फिर भी अब देख रहे हैं कि अलग अलग पॉकेट्स में अच्छी खरीदारी, जैसे आज पावर स्पेस के अंदर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। टीसीएस के नंबर के बाद भी आईटी की स्थिति नहीं सुधरी है और आज इन्फोसिस, टीसीएस दोनों ही लाल निशान में और आईटी पूरी तरह से दबाव में कामकाज कर रहा है। लेकिन एक सेक्टर जो एक्सट्रीम वॉलेटाइल है, पहले सुस्त था, वो था रियल एस्टेट। आज फिर से इसने पुल बैक दिखाया और ज्यादातर शेयर रियल एस्टेट के आज ऊपर है। कल और आज में सिर्फ एक चीज जो बदल गई है इंडेक्स के लिहाज से, वो बैंक निफ्टी का थोड़ा कन्विक्शन कम हो गया। 2 दिन से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज ये भी निफ्टी को कमजोर करने का काम कर रहा है। आज इसमें भी शॉर्टिंग है, करीब 0.5% ये भी नीचे है। बिल्कुल, चलिए, तो ये तो खैर मार्केट का सेटअप है। हमारे साथ अब गौरांग शाह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गौरांग, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पहले तो चलिए, मार्केट लाल निशान में है, लेकिन हल्का फुल्का लाल निशान है। लेकिन ये जो कैबिनेट की खबर है, पहले तो आप उस पर अपना रिएक्शन बताइए कि काफ़ी जगह से लाल निशान हट जाएगा। लाल बत्ती जो है वो सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं पर लगेगी। वीर, एक कंपैरिजन में कर रहा था आप और डिम्पी जब भी मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। आम लोगों के घरों में बत्तियां नहीं होती है और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, खास करके जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके नेताओं को अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए। अरे जनाब, आपने इतने साल भारत देश को गवर्न किया है, कम से कम इतना तो करते कि लोगों के घर पे आप बत्ती पहुंचा सके। और अगर आपको अपने गाड़ियों पर लाल बत्ती, इट्स राइदर अनफॉर्चुनेट, बट मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आप आम आदमी के नुमाइंदे हैं। आम आदमी ने आपको वोट को दे करके उधर भेजा है कामकाज करने के लिए, तो आप उस पर अमल करें, तो ये देश के लिए और देश की जनता के लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी, ना कि इस छोटी मोटी लाल बत्ती के मामले में उलझे। अच्छा गौरांग, ये मार्केट में लाल बत्ती तो नहीं जल रही है ना? डिम्पी, बाजार में आपको हरी बत्ती जले ऐसा संभव नहीं है। और ये मात्र सिर्फ हमारे भारतीय शेयर बाजार के लिए नहीं, पूरे विश्व भर में बाजार है, लाल और हरी बत्तियां दिखाई देती है और ये बाजार का स्वभाव है। हम ये मानते हैं कि जो लाल निशान या लाल बत्ती जो भी आप कह रहे हैं, वो आज जो सामने नज़र आ रहा है, वो लंबी अवधि के लिए हरी बत्ती का आपको अंदेशा दे रही है। तो लंबी अवधि के नज़रिए से बाजार में निवेश करें। ठीक है, इस बीच अब फटाफट से ये भी देख लेते हैं कि आज मार्केट में
कहाँ कहाँ पे अच्छी खरीदारी, क्योंकि जय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम टिपिकली कुछ एक F&O के शेयर्स पूछेंगे। जय, इस बीच मैं आपसे कुछ शेयर पूछूं, इससे पहले आप ना निफ्टी पे एक बार मेरे को राय दीजिए। कल हम ना हेमंत ठकराल से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 9080 मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने टेस्ट तो कर लिया, ब्रेक नहीं किया, ये ब्रेक होगा या फिर नहीं होगा? अगर हो गया तो फिर दूसरा सपोर्ट 9000 ही है ना? हाय, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। वेल यस, सपोर्ट जहाँ तक बनता है अभी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो मैं बोलूँगी यस 9000 का एक सपोर्ट है। ऑन दी अपसाइड करीबन 9200 अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है, जो पहले था 9275। सो अब वो नीचे आ गया है। सो एक लोअर टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यूसली देखने मिल रहा है। कल की जो गिरावट डिम्पी देखने मिली थी, उसका प्रीवियस जो फॉल था उसके एग्जैक्टली 61.8% रिट्रेसमेंट से हमें रिवर्सल होते हुए नजर आया निफ्टी में। सो दैट विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल टू सपोर्ट रेजिस्टेंस गोइंग फॉरवर्ड। 9200 अब जब तक नहीं निकलता डिम्पी, आई थिंक कहना मुश्किल रहेगा कि यहाँ से एक अच्छी अप ट्रेंड देखने मिले निफ्टी में, बाजार में। ऑन द लोअर साइड ये सीरीज में 9000 एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है और 9000 के नीचे 8900। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है विद इन दैट रेंज। उसके नीचे तो मैं ये सीरीज में देख नहीं रहा हूँ निफ्टी फिसलते हुए, बट मोर और लेस कुछ ज़्यादा मूव नहीं मिलेगा। 100-150 पॉइंट नीचे की तरफ और 100 पॉइंट ऊपर की तरफ, नथिंग मच बियॉन्ड दैट। इस बीच एक बार देख लेते हैं इंडसइंड बैंक को। नंबर्स जिस तरह के हैं इंडसइंड बैंक के, और मैनेजमेंट ने ये कहा भी है कि उनकी तरफ से ऑप्शंस खुले हुए हैं। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि एक्विजिशन को लेकर उनके पास अभी भी ऑप्शन है। लेकिन गौरांग, पहले तो आपको नंबर्स कैसे लगे इंडसइंड बैंक के? सॉरी अमीर, हमारी जो अनुमान था उसके मुताबिक है, और वन ऑफ प्रोविजनिंग को लेकर के थोड़ा बहुत दबाव दिख रहा है, और मैनेजमेंट ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका स्पष्टीकरण भी दिया है, और ये भी उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में इसको फिर से वापस लिया जा सकता है, राइट बैक हुआ जा सकता है। बाकी जहाँ तक रहा सवाल नेट इंटरेस्ट इनकम का, तो वो जो उम्मीद थी उस पर खरे उतरे हैं। जहाँ पर रहा सवाल एनपीएस का, तो 1% के नीचे बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है ये। और मात्र इस तिमाही नहीं मीर, अगर आप पिछली कई तिमाहियों का आप रुझान देखें तो दर तिमाही ये अपने परफॉर्मेंस को ऊपर के तरफ लेके जा रहे हैं। इस पर बिल्कुल मैं ये राय दूंगा कि इंडसइंड बैंक पर लंबी अवधि के नज़रिए से हमारी खरीदारी की राय बरकरार है, और अभी कुछ ही देर में यस बैंक के भी नतीजे आएंगे, वहाँ पर भी लंबी अवधि के नज़रिए से निवेश की राय है हमारी। ये जो लंबी अवधि है वो क्या 1900 तक के टारगेट की भी है यस बैंक पे गौरांग? 1900 तो मेरे ख्याल से एक महज औपचारिकता होगी डिम्पी। जिस तरीके का हमारा भरोसा है ये उसके ऊपर भी जा सकते हैं अगर नजरिया लंबी अवधि का रखे तो। ठीक है। इस बीच मेरा भारत फाइनेंशियल्स को देखिए, जिसके अधिग्रहण की वो बात शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है आपस में, और वो शेयर ऊपर आ गया है भारत फाइनेंशियल। ये टिपिकली आप जो 14-15 रुपए की मूव देख रहे हैं, ये इस कंपनी की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई खबर नहीं, कॉन्फ्रेंस चल रही है इंडसइंड बैंक की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम अधिग्रहण कर सकते हैं, टिपिकली माइक्रो फाइनेंस में अधिग्रहण करेंगे। तो भारत फाइनेंशियल वैसे भी कंटेंडर है बिकने के लिए, इसका नाम कई बार इंडसइंड बैंक के साथ जोड़ा भी गया, ये 2% ऊपर है। और मेरे एक शेयर आप कल बता रहे थे BEL, वो टिपिकली मेरे को तो उस समय से डाउट हो रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें जरूर है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी, अगर आप ऐसा कोई इशारा कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ, ये फ्रंट रनर था। देखिए कैबिनेट के एजेंडा में थी ये चीज़, इसकी जो नए वोटिंग मशीन है पेपर ट्रेल वाले, वो अच्छी खासी संख्या है क्योंकि देश भर में वो इस्तेमाल होना है, और इस ऑर्डर के लिए ऑब्वियसली BEL फ्रंट रनर है और सबसे बड़ा प्लेयर है, तो दिख भी रहा है 4-1% ऊपर। गौरांग, आपको कैसा लगता है BEL? वेल, स्प्लिट के बाद ये काफ़ी लंबे समय तक मेरे ख्याल से 160-165 पर कंसोलिडेट होता रहा। ये जो नियमों में परिवर्तन किए गए हैं EVM को लेकर के, और ख़ास करके हम जिस पर ज़्यादा भरोसे कर रहे हैं मीर, वो है डिफेंस का कारोबार और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स को लेकर के। ये बैकअप सर्विसेज देती है कंपनी, सरकारी कंपनी है। हमारी खरीदारी की राय इस स्तर पे भी है, थोड़ा बहुत ऊपर गया है लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो इस स्तर पर भी खरीदारी करें आप। ठीक है। कुछ एक ना शुगर कंपनीज भी देख लीजिए, यहाँ पे एक अच्छे बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि वैसे तो स्टॉक लिमिट बढ़ाई गई है, उसी समय ही इसमें तेजी आ गई थी, लेकिन अब एक फिर से एक सडन स्पाइक ज़्यादातर शुगर कंपनीज में कुछ जो रह गई थी पीछे, वो भी अब बढ़ती हुई दिख रही है। धामपुर, बलरामपुर, रेणुका, कुछ भी आप उठा के देखिए शुगर्स में टिपिकली ये शेयर तब तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं।
विजय माल्या साहब कल गिरफ्तार हुए, बेल हो गई, वो पता नहीं भारत कब आएंगे, लेकिन हाँ कुछ लिकर के शेयर्स वापस चलने लगे हैं, ये वापस ऊपर आने लगे हैं। आप यूनाइटेड ब्रूवरीज देख लीजिए, ये ऊपर है, होल्डिंग ये ऊपर है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स ये भी करीब 1.5% ऊपर है। गौरांग, ये बात तो तय है कि देखिए रेगुलेशन की आप बात बोलेंगे, मैं बात जानता हूँ, आप भी बात बोलेंगे कि शायद हो सकता है विजय माल्या के साथ ज़्यादा कनेक्शन ना हो लिकर का, ये बात भी मैं जानता हूँ। क्या कंजम्पशन और वैल्यूएशन ये अलाउ करती है इन शेयर को हम प्लस करें या फिर नहीं करें? सिर्फ कंजम्पशन और वैल्यूएशन की ही थीम समझिए, माल्या को छोड़ दीजिए, सरकारी रेगुलेशंस को भी एक बार को पीछे रखिए। देखिए, माल्या जी के ऊपर बात करके हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, क्योंकि उन्होंने जो करना था वो कर दिया, और जिस तरीके से वो टिप्पणियां कर रहे हैं, हिम्मत है तो देश में आए और जो उनको भुगतान करना है वो कर दे। एनीवेज, बिसाइड्स द पॉइंट, जहाँ तक रहा ये सेक्टर का सवाल, ये एक एट बेस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट हो सकता है। निवेश लायक अगर आप रणनीति बना करके कोई सोच लेकर के चल रहे हैं तो ये थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा। ये इसलिए क्योंकि जो भी मापदंड डिम्पी आपने सामने रखा है, मेरे ख्याल से कंजम्पशन को लेकर के और मार्जिन्स को लेकर के आने वाले समय में शायद दबाव हो सकता है। और अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा राज्य अगर प्रतिबंध लेकर के आता है नशाबंदी को लेकर के, तो ये ग्रोथ के लिए मेरे ख्याल से बहुत नेगेटिव होगा। इस बीच एक बार औरबिंदो फार्मा को अब देखिए, काउंटर करीब 2% नीचे है। अभी खबर आई है कि US FDA ने यहाँ पर एक वार्निंग इशू की है, तो उसके बाद ये काउंटर अपने इंट्राडे लो पर करीब 2% नीचे 652 के आसपास। और इसमें US FDA को 5 से 6 आपत्तियाँ मिली हैं जो प्लांट की जो जांच उन्होंने की थी उसमें, तो उसके बाद ये काउंटर अपने इंट्राडे लो पर। फार्मा में वैसे जय आपका व्यू क्या है? ओवरऑल हीर मेरा ये मानना है कि फार्मा अभी भी साइडवेज टू नेगेटिव ही लग रहा है। अगर आप देखिए तो लुपिन, इसमें कंटिन्यूसली एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। रिसेंटली एक ब्रेकडाउन भी अच्छा कंसोलिडेशन में से देखने मिल रहा था। सन फार्मा में कुछ बड़ा ऐसे खास देखने नहीं मिल रही है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में थोड़े बहुत फार्मा स्टॉक्स ने बाउंस बैक ज़रूर दिया था, जैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखो तो ग्लेनमार्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट देन ओवरऑल मीर ट्रेंड रिवर्सल कुछ ऐसा खास देखने नहीं मिला है, चाहे वो ऑरो फार्मा हो, सिप्ला हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, या और एस लुपिन हो। इनफैक्ट जो हिसाब से लुपिन ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, वहाँ पे तो मैं सेल करने की सलाह दूंगा। ऑन द लोअर साइड 1405 के आसपास एक सपोर्ट जरूर है, बट वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो क्लियरली दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1360 इनिशियली एंड देयर आफ्टर मे बी 1340। ऑन दी अपसाइड ये स्टॉक में 1440 का एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है, मतलब जब तक उसके ऊपर नहीं जाता ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव रहेगा। सो वीक तो लग रहे हैं, बट टॉप पिक शॉर्ट साइड पर रहेगा। बिल्कुल, जब 6 ऑब्जर्वेशन मिले तो फॉर्म 83 भी मिलेगा, और मिल भी गया है इनको। फॉर्म 83 का प्रोसीजर है, 15 दिन के अंदर आपको जवाब देना है, वापस जांच होगी, लंबा प्रोसीजर में चलेगी ये कंपनी। और ये शायद अभी तो शायद धीरे धीरे नहीं उभरे। आज के सेशन में एक बार क्लोजली इसको वॉच कीजिएगा, अभी करीब 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आज एक शेयर वो है जैन इरिगेशन। हालांकि IMD की रिपोर्ट के साथ भी इसको कहीं ना कहीं कनेक्टेड किया जा रहा था, क्योंकि ये बेनिफिशियरी भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में भी है और ड्रिप इरीगेशन में भी है। खराब आने पर, बेहतर आने पर दोनों ही जैन इरीगेशन चल सकता था। लेकिन कंपनी की तरफ से खुद अनाउंसमेंट हुई कि US में वो करीब 2 कंपनियां खरीदना चाहती है, और ये माइक्रो इरीगेशन में ही है जिसमें कंपनी को खरीदना चाहेंगी। ये आज शेयर काफ़ी अच्छा चला जैन इरीगेशन का। आपकी रिकमेंडेशन क्या है इस पे जय? ये शेयर आपको कितना ठीक लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है डिम्पी। जो हिसाब से ये स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट देकर एक अच्छा मूव दिखाया है। इनफैक्ट काफ़ी समय से अगर आप देखो तो ये स्ट्रगल कर रहा था 100-105 के ऊपर जाने के लिए। पिछली जो रैली जो आई थी उसमें करीबन 109-110 तक ज़रूर गया, बट वहाँ से एक क्लियर सेलिंग प्रेशर वहाँ पे देखने मिला और लगभग ये स्टॉक 75-80 के लेवल तक फिसल गया। दिस टाइम अराउंड जो हिसाब से एक ब्रेकआउट दिया, एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स और वॉल्यूम ये भी काफ़ी बुलिश नजर आ रहा है। तो बोथ प्राइस एज वेल एज वॉल्यूम मोमेंटम इंडिकेटर्स आर लुकिंग एब्सोल्युटली बुलिश। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिम्पी गोइंग फॉरवर्ड मिनिमम टारगेट जो ये स्टॉक में बनता है दैट कम्स टू अराउंड 133-134 ऑन दी इमीडिएट बेसिस। अगर ये लेवल्स निकालते हैं तो और भी बुलिश हो जाएगा, बट एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 134 शुड बी द टारगेट। बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं इंटरेस्टिंग। एक बार जो कैश के गेनर्स है ना उस लिस्ट को देखते हैं। इसमें अगर कुछ
अच्छा ढंग का स्टॉक मिलता है। तो इसमें एक तो पैरिस शुगर हमने देखा, इस पर 8.5% का मूव है। आइनॉक्स विंड और एक काउंटर है जो कि करीब 9% ऊपर है। जेन इरिगेशन की आपने बात की, ये तो है ही 8% पर। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि वॉल्यूम्स के साथ चल रहे हैं। अब एक विवीमेड लैब्स है, ये करीब 9% ऊपर इस समय चल रहा है। ज्योति स्ट्रक्चर्स है जो कि 11% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इस तरह के काउंटर्स हैं। ये विवीमेड लैब्स पर आपका कोई व्यू है क्या गौरांग? वेल, छोटी या फिर मझौली फार्मा कंपनी में ग्रैन्यूल्स एक कंपनी है जो हमें काफ़ी पसंद है। 135-140 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। प्रोडक्ट लाइनअप, लॉन्चेस और अप्रूवल्स को लेकर के हम यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। वीवीमेड पर आई डोंट रिमेंबर हमारी कवरेज है कि नहीं, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है। इस बीच कुछ और चलने वाले शेयर्स में आज इंडिया सीमेंट भी काफ़ी स्मार्टली प्ले कर रहा है। ये इंट्राडे गेन्स बुक कर लेने चाहिए इंडिया सीमेंट में। 170 के भी ऊपर आ गए अब तो। जय, डेफिनेटली बुक कर लेने चाहिए डिब्बी। इतना रनअप देखने के बाद जहाँ पे मार्केट साथ नहीं दे रहा है स्टॉक्स का, मोस्ट ऑफ इफ यू सी द ब्रेथ इतनी कुछ खास इंप्रेसिव रही नहीं है पिछले कुछ दिनों में। और जहाँ पे ऐसा कोई मूव कोई स्टॉक में देखने मिलता है तो एटलीस्ट ट्रेडर्स को बुक कर ही लेना चाहिए प्रॉफिट्स। मे बी द इन्वेस्टर्स कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, काफ़ी बुलिश है इसके चार्ट्स, बट ट्रेडर्स को डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए। इस बीच कुछ एक ऑटो के शेयर्स भी देख लेते हैं। टिपिकली कल आईएमडी की जब रिपोर्ट आई तब ये उम्मीद था कि शायद अगर बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है इस बार का मानसून, तो एक बार ऑटो को थोड़ा हेल्पिंग हैंड मिल सकता है। आज टाटा मोटर्स का डीवीआर ये अच्छा प्ले दे रहा है। कुछ और भी हमने देखा है कि जो ऑटो से जुड़े कंपनीज है उसमें अच्छी ब्लॉक डील्स भी लग रही है। M&M के अंदर करीब 8 लाख शेयरों की अभी भी थोड़ी देर पहले ब्लॉक डील लगी है। और आज हमने एक खास बातचीत भी की है टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से। आइए सुन लेते हैं टाटा मोटर्स का व्यू क्या है ओवरऑल इस आईएमडी की रिपोर्ट के बाद और अपनी टोटल सेल्स के बाद। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले जानना चाहेंगे जो ट्रांजिशन हुआ है BS3 से BS4 के लिए 29 मार्च के अनाउंसमेंट के बाद 2 दिनों के अंदर किस तरह का डिमांड आपने देखा, किस तरह से डीलर्स से आपकी बातचीत हुई और कितना इन्वेंट्री अब आपके पास बचा है जिसे आप यूटिलाइज करेंगे और किस तरह से उस इन्वेंट्री को यूटिलाइज किया जाएगा? तो हमारे जो सेल्स हमने डिक्लेयर किया, आप देखेंगे कि 36,000 हमने सेल डिक्लेयर किया, विच इज़ नॉट वेरी हाई। वी कंपेयर दैट विथ फरवरी ऑफ 30, और पिछले मार्च में भी हमने 38 किया था, जबकि ऐसा कोई प्री बाइंग का हंगामा नहीं था। पर हमारा रिटेल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया। नॉर्मली मार्च में हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 40,000 का रिटेल होगा, क्योंकि फरवरी का रिटेल खुद 32,000 था। ये 50 क्रॉस कर गया, और इसकी वजह से इन्वेंट्री की जो आपने सवाल किया, डीलर के पास अब बहुत कम इन्वेंट्री रह गया। हम भी अगर चाहते थे कि वो ज़्यादा और सेल करे, नॉर्मली अगर 50,000 रिटेल होता तो हम भी 50,000 सेल करते, हमारा मार्च का सेल अच्छा दिखता, ईयर एंडिंग में एक बूस्ट। हमने वो नहीं किया, तो वी आर कैरिंग अबाउट 15,000 व्हीकल्स इन्वेंट्री। हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन को काफ़ी नॉर्मल रखा था। मेन जो इशू है MNHCV ट्रक का, हमारे पास अभी 4,000 से भी कम गाड़ी है MNHCV का। तो ये जो इन्वेंट्री है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। अभी हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया कि करीब 8 से 9,000 गाड़ी एक्चुअली एक्सपोर्ट हो सकता है ईजिली। हमें उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो अगले टाइम लगेगा, अगले 4-6 महीने में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी जो 6,000 गाड़ी है वो इमीडिएटली एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, और कन्वर्जन भी हाई कॉस्ट हो सकता है। पर कुछ गाड़ी है जो है कन्वर्जन हो सकता है इंडिया में, जैसे हमारे जो 1109 व्हीकल है 11 टन, वो इजीली 5% 10% कॉस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। वो कन्वर्जन हमने ऑलरेडी चालू किया, अप्रैल में शायद सेल भी कर देंगे एस BS4। तो ये थे टाटा मोटर्स के ED रवि पिशाडी, और वो BS3 व्हीकल्स पर बता रहे थे कि स्थिति इस समय क्या है टाटा मोटर्स में। खैर, हमारे साथ अब और एक मेहमान जुड़े हैं, इम्तियाज़ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी बैंक। 1% नीचे है, यानी 180 पॉइंट नीचे। प्रॉब्लम यह है कि आप जो बड़े बैंक्स हैं ना, उसे देखिए, SBI, ICICI, इन सब पर 2-2.5% की गिरावट है। इम्तियाज़, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। क्या व्यू है आपका निफ्टी बैंक? बैंक निफ्टी की अगर हम
जी बैंक निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर हम सेक्टर वाइज और इंडाइस वाइज बात करें तो मेरे ख्याल से निफ्टी में नेगेटिव ट्रेंड है, सेंसेक्स में नेगेटिव ट्रेंड है, बट बैंक निफ्टी में अभी भी नेगेटिव ट्रेंड नहीं इमर्ज हुआ है। ये इमर्ज होगा 21,300 के नीचे है। तो मेरे ख्याल से जब तक 21,300 का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। थोड़ा सा यहाँ पे 9,000 लेवल पे, 9,100 लेवल पे थोड़ा सा हलचल होगा मार्केट में, अप एंड डाउन स्विंग देखने मिलेगा, बट मोर और लेस ट्रेंड पॉजिटिव मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में। और मेरे से आने वाले बड़े बड़े दिग्गजों के रिजल्ट जब आउट होंगे तो उस टाइम पे देखना है कि 21,300 कितना सपोर्ट करता है बैंक निफ्टी को। तो फिलहाल बेस पॉजिटिव है मेरा बैंक निफ्टी को लेके। अच्छा इम्तियाज, एक शेयर मेरे को बताइएगा, चाहे वो बैंक का हो, नॉन बैंक का हो, किसी का भी हो, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और बाय करना चाहिए। टारगेट स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। देखिए दो स्टॉक्स लूंगा यहाँ पे, एक तो पीएसयू बैंक से और एक प्राइवेट बैंक से। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में तो एसबीआई जो बड़ी दिग्गज है, मुझे अभी भी लगता है यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। आज नो डाउट बिकवाली है स्टॉक्स में, हो सकता है कि ये स्टॉक्स थोड़ा सा 820 282 के आसपास आ सके यहाँ पे और वहाँ से वापस एक पुल बैक देखने मिलेगा। तो फिलहाल समवेयर अराउंड 278 280 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और अनुमान ये है कि तकरीबन 300 रुपये के ऊपर के प्राइस हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है एसबीआई के अंदर। सिमिलरली अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करूँ तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी अच्छा रुझान यहाँ पे लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि एसबीआई में थोड़ा सा करेक्शन ड्यू है जो कि 282 तक आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में भी उसी तरह थोड़ा सा करेक्शन ड्यू है जो कि 278 तक यहाँ पे प्राइस को लेके आ सकता है या मे भी थोड़ा सा वहाँ से नीचे 272 274 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। 295 या 300 तक के भी क्लोज टारगेट हमें आईसीआईसीआई बैंक में भी देखने मिल सकता है। इस बीच एक बार चलिए देखते हैं आज जो मिड कैप के लूजर्स हैं और ख़ासकर जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं इनको एक बार देखते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है आज और ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप आईटी में ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस है जो कि 5.5% नीचे है। बाकी भी जो आईटी स्टॉक्स हैं मिड कैप के उन सब पर रुझान थोड़ा सा कमजोरी का ही देखने को मिल रहा है। गौरांग, क्या करना चाहिए यहाँ पर? हालांकि ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रंट लाइन और जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं उन्हें विल हैव टू ट्रीट इट डिफरेंटली, लेकिन मिड कैप आईटी आज बहुत वीक दिख रहा है। आई थिंक आफ्टर इफेक्ट टीसीएस के नतीजे कल जब आए बाजार बंद होने के बाद उसका एक असर है, पहली बात। दूसरी बात कुछ मझौली आईटी कंपनी उस पर ख़रीदारी की राय है और उसमें से एक कंपनी है सायंत। इसके नतीजे मेरे ख्याल से कल आएंगे गुरुवार 20 तारीख को। और जब मेरी नज़र पड़ी थी पिछली बारी तो करीबन 480 के इर्द गिर्द काम कर रहा था। अगर ये स्तर सही है तो 545 का लक्ष्य हम लंबी अवधि के नज़रिए से, मध्यम से लंबी अवधि के नज़रिए से निर्धारित करें। उसके साथ साथ एनआईटी टेक्नोलॉजीज़ है, पर्सिस्टेंट सिस्टम, माइंट्री और टेक महिंद्रा, अगर आप उसको मिड कैप आईटी में गिनना चाहो तो। ठीक है। वैसे आज एक इंटरेस्टिंग डाटा ये भी है कि 23 अप्रैल को एमसीडी के वोट गिरने वाले हैं। बीएमसी अपने आप में पैसे के लिहाज से सबसे बड़ी पालिका है, तो जनसंख्या के लिहाज से एमसीडी सबसे बड़ी पालिका है। तो यहाँ पे इसका हालांकि बजट इसका भी 7,000 करोड़ है, कम नहीं है। इसमें ना कुछ एक ऐसे शेयर हैं जो कि बेनिफिशियरी हैं। आप देखिए एसपीएमएल इंफ्रा को, ये आज ऊपर है। A2Z इंफ्रा, ये पर्टिकुलरली 2 ऐसी कंपनी जो वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। डस्टबिन या फिर सफाई का सामान देने वाली कंपनीज में नीलकमल है और साथ ही सुप्रीम इंफ्रा है। ये कंपनीज भी आप देखिए, इसके अंदर भी एक अच्छा मूव, आज हमने A2Z की इंफ्रा के बारे में बताया था, उसके बाद से इसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला है। इसके अलावा जो और कंपनीज हैं उसमें जायकॉम को भी आप जोड़ सकते हैं क्योंकि ये एक बेनिफिशियरी है उसका, जिसमें आप सीसीटीवी कैमरेज लगाते हैं। ये कुछ एक इम्तियाज़ टिपिकली हमने वो सारे शेयर ऐसे निकाले हैं जो कि एक चुनाव कंप्लीट होने के बाद ज़्यादा ऑर्डर्स का फ्लो आता है, कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो ज़रूर आता है इन सभी शेयर्स पे। आप किसी शेयर को ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, आप स्क्रीन पर लगातार देखते रहेंगे जो कि इसके बेनिफिशियरी हैं। कुछ पॉलीक्लिनिक खुलेगा तो ऑप्टो सर्किट को बेनिफिट होगा, स्ट्रीट लाइट लगेंगे तो सूर्य रोशनी को फ़ायदा हो सकता है, 2% ये भी ऊपर है। एक बार कुछ शेयर आपने ट्रैक किया इसमें से? देखिए इनमें से कोई स्टॉक को तो ट्रैक नहीं करता मैं, बिकॉज छोटे मझोले स्टॉक से जल्दी ट्रैक करना मुश्किल होता है तो इनके फंडामेंटल क्लीन्स ना हो। बट मोर और लेस अगर हम यहाँ पे अगर बात करें तो मेरे ख्याल से बॉश में काफ़ी अच्छा रुझान है
और मेरे ख्याल से बॉश में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल भी है कि स्टॉक्स में और ऊपरी स्तर यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो और उनके मंथली चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है यहाँ पे बॉश के ऊपर। थोड़ी सी लिक्विडिटी कंसर्न होती है, बड़े स्टॉक्स है, बड़ा प्राइस है, तो जल्दी कोई रिटेल इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मोरलेस मेरे ख्याल से बॉश में यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। मेरे ख्याल से तकरीबन 23,000 साढ़े 23,000 के टारगेट मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। इस बीच कुछ एक और पर्टिकुलर शेयर्स देख लेते हैं जो आज मोमेंटम में रहे हैं। आज उन शेयर्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो फार्मा में तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ पावर आज काफ़ी अच्छा प्ले दे रहा है। ये अदानी माफ कीजिए टाटा पावर आज ऊपर है। इसके अलावा हमने देखा कि पावर ग्रिड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, 4% ऊपर है जय। एक बार पावर ग्रिड ये 4% ऊपर है, इसका स्ट्रक्चर अलाउ कर रहा है कि इस पर BTST रखें, क्योंकि इसके जो पीयर्स है ना टिपिकली इसके क्लियर पीयर्स नहीं है, लेकिन इसी सेक्टर के PFC REC काफ़ी अच्छा जंप दे चुके हैं। पावर ग्रिड अब चलना शुरू हुआ है, ये और चलेगा क्या अभी? सी ओवरऑल डिम्पी ये स्टॉक भी एक अच्छे ट्रेंड अप ट्रेंड में रहा है कंपेयर टू REC एंड PFC। डेफिनेटली इसमें कुछ खास इतने मूव देखने नहीं मिला अपसाइड पर, बट देन इफ यू सी देन जब करेक्शन PFC REC में आया था तभी ये स्टॉक इतना करेक्ट भी नहीं हुआ था, इनफैक्ट ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ था। नाउ गोइंग फॉरवर्ड जो हिसाब से अपनी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इट कैन गो एंड टेस्ट दी लेवल्स ऑफ अराउंड से 227 ऑन दी अपसाइड, तो 227 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है ये स्टॉक। इस बीच कुछ इस कंपनी के अभी नंबर्स भी आने वाले हैं। येस बैंक के नंबर की हम वेट कर रहे हैं। एंडरसन बैंक के थोड़ी सी निराशा हुई है नंबर्स को देख के, लेकिन येस बैंक का भी करीब 26% मुनाफा बढ़ के रहने वाला है। एनालिस्ट का व्यू तो ऑलमोस्ट आपको गौरांग ने दे ही दिया कि 1900 रुपये तक का टारगेट और इससे ऊपर के भी टारगेट मिल सकते हैं। कुछ एक और शेयर्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पूजा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी, जिनके नंबर्स अभी आने हैं वो उनसे समझेंगे। लेकिन गौरांग, इस बार की अर्निंग में आपको ट्रस्ट कहाँ पर है और डेफिसिट कहाँ पर है? कहाँ पे सबसे अच्छा आपको पॉकेट दिख रहा है और सबसे कमज़ोर? IT नो डाउट होगा, 2 कंपनी ला चुकी है, ट्रस्ट कहाँ पर है ये बता दीजिए। तो IT और फार्मा मेरे ख्याल से ये 2 कमज़ोर कड़ियाँ हैं जहाँ तक नतीजों का सवाल है डिम्पी, और जहाँ से हमें उम्मीद है तो मेटल्स, कमोडिटीज़ रिलेटेड मेटल्स और सीमेंट में अच्छा रुझान आ सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिस्क्रिशनरी और FMCG यहाँ पर से अच्छा रुझान आ सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हमें पसंद है, और अगर आप थोड़ा बहुत गुंजाइश रखें, ये जो BS3 से BS4 का माइग्रेशन हुआ था ऑटो सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर के, और जो भारी मात्रा में डिस्काउंट दिए गए थे, तो उसको अगर नज़रअंदाज करते हैं और थोड़ा बहुत लंबी अवधि का नज़रिया आप लगते हैं, तो आने वाले समय में नतीजे ऑटो सेक्टर इंक्लूडिंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल कंपनियाँ और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी एस्कॉट्स, हमें लग रहा है कि ये सब भी नतीजे काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ अब राजेश अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। राजेश, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ। अब मुझे पता है आप फिल्म देखने के काफ़ी शौकीन हैं। अब इन दिनों ना ही कोई बड़ी अच्छी कोई फिल्म आ रही है, ना ही कोई बड़ा अच्छा शेयर दिख रहा है, मार्केट भी काफ़ी रेंज में है, बॉलीवुड भी काफ़ी रेंज में है, क्या कर रहे हैं आप? पहले तो लोग करते थे, मार्केट बोरिंग हो तो चले जाते थे पिक्चर देखने, ट्रेडिंग। मैं जी बिजनेस पे आ जा रहा हूँ साहब। चलिए, ये अच्छा कर रहे हैं आप। कुछ बता दूं, राजेश को ना डांस करने का भी बहुत शौक है, बहुत अच्छा नाचते भी हैं। इसमें भी आप कुछ पूछिए तो इस पे जी बिजनेस पे कार्यक्रम कर सकते हैं हम कभी। लेकिन ये तो खैर अच्छी चीज़ कर रहे हैं आप राजेश, ये कम से कम बोरिंग काम नहीं है। लेकिन अब आई है तो कुछ स्टॉक बता दीजिए 2-3 काम के। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम चल रहा है उसमें टाटा केमिकल्स में एक पोजीशन ली जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। 426 का उसमें स्टॉप लॉस लगेगा। तो दूसरा स्टॉक जो हमारी रडार पे इस वक्त है वो आइनॉक्स विंड का है, जो दोनों तरफ से है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो हमारा अनुमान है 194 का अगर स्टॉप लॉस लगा के कोई उसमें पोजीशन लेता है तो वहाँ पर 8-10 रुपये की कमाई हो सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो हमारा अनुमान है कि FY19 में इसकी अर्निंग्स 25 रुपये के आसपास आएगी। और जिस तरीके के कारोबार में है, जिस तरह का गवर्नमेंट फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ और 2022 तक जो क्षमता बढ़ाने की बातचीत चल रही है,
25 रुपए की अर्निंग 10 टाइम का भी पी देता हूँ तो 250 रुपये के टारगेट बनते हैं। अगर 6 से 9 महीने के पीरियड में कोई होल्ड करता है तो ये टारगेट इसमें आ सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में 194 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, इस बीच कुछ एक और पर्टिकुलर शेयर्स देखिए जहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिला। इसमें ज्योति स्ट्रक्चर नाम की कंपनी भी है। ये हालांकि छोटी कंपनी है लेकिन मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आज दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास चल रहा है, 11 साढ़े 11 रुपये का, लेकिन 10% ये शेयर ऊपर है। इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स देखिए, उसमें कंटेनर कॉर्पोरेशन आज फिर से 2% ऊपर है। एक ग्लेनमार्क, ये 910 आ गया है। एक बार जय ग्लेनमार्क आप देखिए, ये ना टिपिकली मैं जितना मेरे को याद है कम से कम 20 दिन हो गए होंगे ये 900 के ऊपर नहीं आया था, क्लोजिंग बेसिस पर नहीं आया था। आज बड़ी स्मार्टली ये 910 912 दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंच गया है। इसके भी नंबर्स आने हैं, फार्मा में टिपिकली इसके नंबर अच्छे बताए जा रहे हैं। ये शेयर और कितना चलने वाला है? ये शॉर्ट कवरिंग करवाएगा कुछ और? वेल डिम्पी, जैसे मैंने कहा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग और फार्मा फ्यू मिनट्स बैक, मैंने तभी कहा था कि ग्लेनमार्क आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जैसे आपने कहा कि नंबर्स आने वाले तो उसके पहले थोड़ा एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। बट ये मूव 955 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो इतने टाइम से जो हमें कंसोलिडेशन ग्लेनमार्क में देखने मिल रहा है उसमें से एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। अबाउट 954 तो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिलेगा इनकी। इसके ऊपर तो लगभग ये 10 to 15% मूव, दैट इज 1050 से लेकर 1100 तक का मूव भी दिखा सकता है। बट अगर फेलिंग टू डू दैट, अगर वो 955 54 के लेवल्स नहीं निकालता, देन अगेन वो अपनी लोअर एंड को टेस्ट करेगा, एंड विच कम्स टू अराउंड 850 830 ऑन द लोअर साइड। सो अभी मिडवे में है, और ये मिडवे में खास आई डोंट थिंक कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए एज ऑफ नाउ, इनिशिएट करनी चाहिए। एंड आई थिंक वन शुड वेट एंड वॉच वेदर इट ब्रेक्स अबाउट 955 जी। चलिए, इस बीच आधा घंटा है मार्केट बंद होने में, देख लेते हैं आज की फाइनल बेट क्या है। डिम्पी रजत से पूछना चाहते थे तो पूछिए। नहीं, मैं सिर्फ रजत से पूछने वाला था कि तो फाइनल बेट क्या है और आपकी पसंदीदा हॉबी क्या है, ये भी बता दीजिए। हॉबीज तो इनफैक्ट एक तो देखिए अब ज़्यादा तो नहीं बची हैं, पर ज़्यादा बची नहीं कह रहे। देखिए एक ज़माने में टेबल टेनिस और क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी हॉबी। एक ज़माने में मतलब अब धीरे धीरे संसार की सारी माया छोड़ते जा रहे हैं। जब ये शेयर बाजार में एक आदमी आ जाता है ना तो उसके बाद हॉबीज थोड़ी कम होती जाती है। राजेश है हमारे साथ, वो मूवी देखते हैं, मंदिर में जाते हैं, डांस करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, डांस करना हॉबी तो नहीं है, साथ ही मूवी देखना हॉबी नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि टेबल टेनिस बहुत एक शौक है, एक तरीके की हॉबी, वो मान के चल सकते हैं आप। लेकिन शेयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो देखिए मेरे को लग रहा है कि यहाँ से चलेगी डेफिनेटली, वो है DCW। नतीजों से पहले ये शेयर एक्टिव होता हुआ नजर आया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है। केमिकल स्टॉक्स वैसे भी तेजी में, पहले बता दूं इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है, और इनफैक्ट पिछले कुछ तिमाहियों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। देखिए पिछले साल में 18 करोड़ के आसपास का मुनाफा जो कंपनी ने क्लॉक इन किया था, लेकिन अभी 15.5 का मुनाफा पिछले 9 महीने में क्लॉक इन कर चुकी है। Q4 रिजल्ट्स बेहतर रह गए, तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली अप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। चाल बनेगी इस स्टॉक में। इनफैक्ट 8 सत्रों से डिलीवरी वॉल्यूम 51% के आसपास की, FI होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है 6% के आसपास की, और कॉस्टिक सोडा साथ ही साथ सोडा ऐश के में जिस तरीके के यहाँ पर कारोबार में सुधार की उम्मीद है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। लेकिन आप वैल्यूएशन वाइज देखिए, मात्र 993 करोड़ की मार्केट कैप है, FY 16 रेवेन्यू जो है 1271 करोड़ का है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ से चला तो काफ़ी स्ट्रांगली गेन कर सकता है, टेक्निकली ठीक लग रहा है। 38.60 इस महीने का हाई, यानी कि 38.30 के आसपास का जो हाई था उसको क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 35.50 35.60 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते रहे तो पोजिशनल तौर पर भी रिजल्ट से पहले काफ़ी स्ट्रांग रिकमेंडेशन शो कर सकता है स्टॉक। ठीक है, 38 रुपये 60 पैसे का टारगेट है। DCW पे आप नजर रखें। केमिकल के टिपिकली शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं फाइनल बेट में इसको भी आपको फायदा मिलेगा। अभी 4% ऊपर है, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तर पे। थोड़ा वॉल्यूम भी इसके अंदर जनरेट हुआ है, तो शायद जल्दी जल्दी टूटेगा भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच आप थोड़ा नीचे बैंड पे देख पा रहे थे, उसमें शिपिंग कंपनी चल रही थी। राजेश, हमारे सहयोगी सुमित बता रहे थे कि जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है ना, वो अपने 4 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर है और लगातार अच्छी कंसिस्टेंसी इसने बनाए हुए हैं। एक तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का फायदा इन शिपिंग कंपनीज को मिल रहा है, दूसरा सरकार खुद अपने आप पे पोर्ट्स को डेवलप कर रही है, शिपिंग को लेकर काफी काम हो रहा है। ये सारी कंपनीज में से कुछ मल्टी बैगर शेयर मिलता है आपको? मैं 1-2 शिपिंग कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर के तौर पर रखना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके के पास्ट
कुछ एक क्वार्टर्स के नंबर है, उन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ी सी चिंता अभी भी बनी हुई है। और सही कहा आपने कि बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स में बहुत अच्छी बढ़त देखी गई। नीचे के लेवल से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बढ़त हो चुकी है, लेकिन अगर हाई से देखें तो अभी भी बहुत रास्ता बाकी है। थोड़ी बहुत पोजीशन अगर लेनी हो तो मैं समझता हूँ मार्केटर एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए 47 के स्टॉप लॉस लगाने कहूँगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना हो तो 55-57 के टारगेट के साथ इसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि कुछ जो इनके विदेशों में दिक्कतें थी वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कुछ डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बातें हैं और बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स जो कि आपने कहा वो अपनी जगह सुधार हो ही रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक थोड़ी बहुत पोजीशन लेनी हो तो मार्केटर में ली जा सकती है। इस बीच कुछ एक स्मॉल कैप रियल एस्टेट और इंफ्रा स्टॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक तो A to Z इंफ्रा है जहाँ पर मूव है, अंसल पर हमने देखा, अंसल API पर मूव देखने को मिल रहा है, DB रियलिटी, अनंतराज इंडस्ट्रीज, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस समय और ठीक वॉल्यूम्स के साथ। गौरांग, इसमें कोई स्टॉक है क्या जो आपके रडार पर हो? आई एम सॉरी मीर, कौन से क्षेत्र की बात कर रहे थे आप? मैं एक्चुअली जो छोटी मझौली रियल एस्टेट और इंफ्रा से जुड़ी कंपनीज हैं उनकी बात कर रहा था, चाहे वो आलूवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स हो, A to Z इंफ्रा हो, DB रियलिटी हो, इन सब पर अच्छा मूव है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट पर हमने हाल ही में एक खरीदारी की रिपोर्ट बाहर निकाली है और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रोड बिल्डिंग कंपनीज में एक कंपनी है KNR कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। हमें लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार खर्चा करेगी और इसकी गति और बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके आप फिर से चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं कुछ 2-2.5 साल बाद, और ये मुझे लग रहा है कि रिपोर्ट कार्ड जो निकालने की कोशिश करेगी सरकार वो उस नज़रिए से बेहतरीन हो। खर्चा ऑलरेडी वित्त मंत्री साहब ने इस बजट में करीबन 4 लाख करोड़ का आवंटन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इसके साथ साथ आपको सीमेंट कंपनियों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर मोटरेबल रोड्स की सुविधा नहीं है, वहाँ पर कंक्रीट रोड बनाने की बात है तो सीमेंट कंजम्पशन खपत भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। इस बीच 2-3 शेयर देखिए, एक तो नवनीत है, एक रोल्टा और एक कैम्बलिन फाइन। ये टिपिकली इनमें ज़्यादा प्राइस मूवमेंट तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 15 मिनट में इनमें वॉल्यूम एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा हुआ है। रोल्टा इंडिया हालांकि ये भी प्राइस के साथ भी डिस्कवर करेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम ज़्यादा नोटिसेबल है क्योंकि इसका वॉल्यूम 100 से 400% तक बढ़ा है इन पर्टिकुलर शेयर्स में। कुछ एक शेयर्स वॉल्यूम के साथ टूट रहे हैं, कुछ एक चल रहे हैं, जैसे कैमलिन फाइन टूटा और रोल्टा इंडिया बढ़ा। एक शेयर फ्लैट है, वो है नवनीत। ये कुछ एक टिपिकली शेयर्स हैं जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन इस बीच साक्षी बत्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम BTST कॉल समझ लेते हैं। वो कॉल्स कौन से हैं आज की, बताएं साक्षी आप। शुक्रिया डिम्पी। शुरुआत करेंगे हम मॉरिशस कैपिटल के राजेश सतपुते की तरफ से जो 2 कॉल्स आई हैं। पहली पिक इनकी इनफैक्ट STBT ट्रेड है, जहां पर ये DHFL में बिकवाली की राय रखते हैं। 373 के नीचे में टारगेट्स देख रहे हैं, ऊपर में 403 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इनकी जो दूसरी पिक है वो एक BTC ट्रेड है और वो HPCL में रखने के लिए इन्होंने कहा है 574 के टारगेट्स ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे में हमें सपोर्ट 540 के लेवल्स पर लेना होगा। IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर से हमने बातचीत की, 2 पिक्स इन्होंने भी दी हैं BTST के तौर पर। टाटा केमिकल इनकी पहली पिक है जहाँ पर 648 के अपसाइड टारगेट्स देख रहे हैं, नीचे में सपोर्ट 624 के लेवल्स पर लेना होगा। साथ ही दूसरी पिक इनकी सेंचुरी प्लाई रहेगी जहां पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। खरीदारी के लिए जो टारगेट्स दिए हैं 270 के हैं, नीचे में सपोर्ट हमें 255 के लेवल्स पर लेना होगा। साथ ही किरण यादव से भी हमने बातचीत की, उनकी तरफ से जो पहली पिक है वो पावर ग्रिड पर है, यहाँ पर खरीदारी की राय उन्होंने दी है 222 के टारगेट्स के लिए, नीचे में सपोर्ट हमें 208 के लेवल्स पर लेना होगा। साथ ही जैन इरिगेशन आज की आखिरी BTST ट्रिप और यहाँ पर 120 के टारगेट्स अपसाइड में देखने को मिल रहे हैं और साथ ही 104 का सपोर्ट लेने के लिए कहा है। बिल्कुल। इस बीच एक बार देख लेते हैं ग्लोबल सेटअप भी कैसा है। ये तो वो कॉल्स थी जिस पर आप BTST ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इस समय जो सेटअप है मार्केट के लिए, कल भी आई थिंक ये इसी सीमित दायरे में और झूलता रहेगा। आज देखिए जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो कुछ हद तक लाल निशान में है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। 1/4% के आसपास की बढ़त। अब कल जिस तरह की गिरावट थी उसके बाद अगर आप देखें तो ये आज की बढ़त के बावजूद ऐसा नहीं है कि कल जो नुकसान देखने को मिल रहा था ज़्यादातर मार्केट में वो रिकवर हुआ है। सिमिलरली US में देखिए, वहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं। एक तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर काफ़ी सेंसिटिविटी है, जैसे कल हमने गोल्डमैन सैक्स में देखा, तो आज भी आप देखिए काफ़ी हद तक फ्लैटिश ही रुझान देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स 1/4% का भी मूव फ्यूचर्स पर इस समय नहीं दे रहा है।
वॉल्यूम्स देख लेते हैं। भारत में एटलीस्ट इस समय इंटरेस्ट ठीक ठाक बना हुआ है इंडियन मार्केट में। वॉल्यूम के लिहाज से 3,70,000 करोड़ के आसपास का ट्रेड, सो आज का बाजार बंद होते होते 4 लाख करोड़ के पार का ट्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर एडवांसेस हैं, करीब 800 के आसपास काउंटर्स हैं जो कि बढ़त के साथ हैं। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 725 के आसपास देखने को मिल रही है। BSE पर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो रुझान है वो सिमिलर पैटर्न पर, यानी कुछ हद तक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट लग रहा है। थोड़ा गौरांग, एक ये कहा जा सकता है और इनफैक्ट स्क्रीन को देखकर लग रहा है 1-2 सेशन से ऐसा कि बारिंग द नीजक रिएक्शन जो इंडेक्स पर देखने को मिल रहा है, एक्चुअली अगर आप देखें तो वो एक बड़ा साइडवेज सा लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न इमर्ज हो रहा है इस समय मार्केट में। थोड़ी बहुत वैल्यूएशन को लेकर के पॉकेट्स हैं मिहिर, जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि शायद अब इधर से ऊपर के तरफ के दायरे काफ़ी सीमित है। और ये भी नहीं हमने भूलना चाहिए कि चौथी तिमाही के नतीजे आना हाल ही में शुरू हुए हैं और आने वाले दिनों में वो गति पकड़ेंगे, और उस लिहाज से अगर नतीजे नहीं आए तो शायद यहाँ पर और दबाव बन सकता है। लेकिन एक बात और भी कहूँगा कि ये शायद छोटी या मध्यम अवधि का एक दौर हो सकता है जहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और करेक्शन और एडजस्टमेंट हो, लेकिन ये कहना कि ऊपर के तरफ के दायरे अब मुश्किल लग रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ना समझे होगी। एक बार ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स को आप देखिए, पिछले 10-15 मिनट में यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है ब्रोकरेज हाउस के स्टॉक्स को। यील्ड वाइज है IIFL, JM फाइनेंशियल, वॉल्यूम्स में भी स्पर्ट देखने को मिला है और इनफैक्ट बाइंग ठीक ठाक है। इम्तियाज़, आपकी टॉपिक क्या है इस स्पेस में? देखिए, नॉर्मली इन क्षेत्रों को तो वो ट्रैक नहीं करता, बट मेरे ख्याल से अगर देखना होगा यहाँ पे शॉर्टर टर्म के लिए तो मेरे ख्याल से एडलवाइज में काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉजिटिवनेस है, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट भी इनके इंटैक्ट है और तकरीबन ऑलमोस्ट एक चैनल जो है चार्ट, डेली चार्ट पे बना हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आने दिनों में थोड़ा सा और रुझान मिले और तकरीबन स्टॉक 200 के आंकड़े को सरपास कर जाए। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर्स भी देख लीजिए जहाँ पे एक अच्छा मूव है। उसमें इंडिया सीमेंट, जैसे हम टिपिकली बात भी कर रहे थे कि थोड़ा और भी चल सकता है, अभी 175 पहुँच गया, 8.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एक रेडिंगटन का शेयर भी देखिए, ये करीब 5-5.5% ऊपर है। एकदम से इसमें सडन स्पाइक आया, उसके बाद ये ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे चल रहा है। एक बार आप इंडिया बुल्स के शेयर भी दिखाइए, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मोमेंटम है इसमें। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, आज गैप डाउन ओपनिंग थी इसकी, शेयर टूटा, लेकिन उसका एक काफ़ी स्मार्टली मूव ऊपर लेके आया और अभी 2% ऊपर है। इंडिया बुल्स का जो वेंचर है वो आज फिर से सर्किट पर है, ये करीब 5%। एक बार इंडिया बुल्स का होलसेल भी दिखा दीजिए, होलसेल के अंदर आज फिर से 20% का सर्किट है। ये टिपिकली इंडिया बुल्स के शेयर्स के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। गौरांग, आप इसको ट्रैक कर रहे हैं क्या इन सभी शेयर्स को? क्योंकि सर्किट लगता है ना, तो ये नोटिस तो हो रहा है कि देखिए कुछ ना कुछ तो है। ऐसा क्यों हो रहा है कि बाइंग लगातार हर दिन 20% का सर्किट लगा रहे हैं? वेंचर्स पे, होलसेल पे तो 2 दिन से लग रहा है। रियल एस्टेट का समझ में आया, ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग का जांच सब कुछ ठीक है। ये इंडिया बुल्स में कुछ बड़ा हो रहा है क्या? Well, I wish I knew about it, लेकिन ये पूरे समीकरण में या फिर समूह की जो कंपनियां हैं वहाँ पर हमारी कवरेज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर काफ़ी समय से है, और मुझे ये लग रहा है डिप्पी के एक क्षेत्र भूल गया था जहाँ पर आपने नतीजों का एक प्रश्न पूछा था मुझे कि कहाँ पर अच्छा रुझान आता है। तो हाउसिंग फाइनेंस, NBFCs में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आई थिंक दे विल आउट परफॉर्म। हमने देखे ग्रुप फाइनेंस के नतीजे, आने वाले समय में आप देखेंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आई थिंक एक आउट परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन तरीके से आता हुआ दिखेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, और उस लिहाज से खरीदारी की राय हाउसिंग इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर हमारी है। इनफैक्ट आप देखिए फाइनेंशियल स्पेस पूरा ही बजिंग है। हमने देखा ब्रोकिंग हाउसेस में आज अच्छी बाइंग देखने को मिली, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी देखने को मिली। और हाउसिंग फाइनेंस में और एक चीज़ ये भी है कि थोड़ा ना इनके जो नंबर्स हैं इसे लेकर मार्केट की विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है, या फिर आई वुड से प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी बेहतर है कंपेयर टू क्लैरिटी भी है। हाँ, क्लैरिटी है। आपको नंबर्स देखकर पता लग जाता है हाउसिंग सेल्स के आंकड़े जो आते हैं और उन सब से कि कितना रहा होगा ऑफ टेक या फिर किस तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे। बैंक्स में वो एक जो नेगेटिव सरप्राइज का डर होता है ना, वो ही वे करता है स्टॉक्स पर। जैसे आज इंडसइंड में हमने देखा प्रोविजनिंग इनके 100% बड़ी, भले ही मैनेजमेंट ने जस्टिफाई किया हो, लेकिन एक बार के लिए तो नीजक रिएक्शन देखने को मिल ही गया था स्टॉक पर। अब और एक जो इम्पोर्टेंट स्पेस है राजेश,
वो दरअसल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का है, और वो इसलिए कि ये जो खबर है कि सरकार कोशिश करेगी कि देश में जो गरीब परिवार, गरीब तबके के फैमिलीज हैं जिनकी संख्या 8.5 करोड़ से ज़्यादा है, उन सभी को अप टू ₹1 लाख का लोन मुहैया कराने के लिए एक ख़ास स्कीम सरकार लॉन्च करने वाली है। खैर, ये बड़ा ट्रिगर अपने आप में हो सकता है, और इसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनीज विल बी वन ऑफ द व्हीकल्स जिसके ज़रिए ये लोन डिस्पर्स किया जाएगा। तो इन कंपनीज पर आपका व्यू क्या है, माइक्रो फाइनेंस पर? देखिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि 1 लाख का लोन मुहैया कराएंगे, फिर उसके बाद रिकवरी की एक प्रश्न बनेगा कि आगे आने वाले दिनों में कितने लोन रिकवर हो पाते हैं, आने वाली सरकारें या जो मौजूदा सरकार है वो क्या स्टैंड लेती है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मैं समझता हूँ बेहतर स्ट्रैटेजी ये होगी कि NBFC साइड में या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में निवेश किया जाए तो बेहतर होगा। इवन PSU बैंकिंग स्पेस में कुछ अच्छे नाम उभर कर आ रहे हैं जो कि हमें लगता है कि आने वाले साल भर में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, अब आप पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से, ये बताएंगे कि माइंडट्री, साइंट और हिंदुस्तान जिंक इनके से नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इनके भी नंबर्स आने। बताएं पूजा जल्दी से। जी, माइंडट्री से शुरुआत करते हैं। तिमाही दर तिमाही इस कंपनी के नतीजों में दबाव देखने को मिल सकता है। अगर मार्जिन की बात करें तो हमारा अनुमान है कि इस बार करीब सिर्फ 1.5% की बढ़त देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट कैंसिलेशन के चलते नतीजों पर असर पड़ेगा। क्रॉस करेंसी की वजह से भी यहाँ पर दबाव देखने का अनुमान है। और यूके में उनकी एक सब्सिडरी है ब्लूफिन, उसके वहाँ के कारोबार में पिछले काफ़ी समय से दबाव देखने को मिल रहा था, और इस बार भी हमारा अनुमान है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत जो वीकनेस है वो बरकरार रहेगी और उससे भी नतीजों पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में फ्लैट बढ़त और पैट में भी मामूली 2% के आसपास की बढ़त देखने का अनुमान है। अब बात करते हैं एक और कंपनी मिड कैप IT कंपनी की, साइंट। यहाँ पर नतीजे थोड़े बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। सीजनल कमजोरी के बाद रेवेन्यू में एक बढ़त देखने का अनुमान है। कंपनी का जो कोर कारोबार है वहाँ का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा कंपनी की ने एक सब्सिडरी एक्वायर की थी रैंगसन इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ उसके कारोबार में भी कुछ सुधार देखने का अनुमान है। और रुपये में जो डिप्रिसिएशन हुआ था लेकिन उसकी वजह से मार्जिन में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। हमारा अनुमान है कि 13% के मार्जिन के सामने इस बार करीब 11% के मार्जिन यहाँ पर पोस्ट होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में किस तरह के प्रदर्शन कंपनी का रहता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। यहाँ पर शानदार नंबर्स देखने को मिलेंगे। रेवेन्यू में हमारा अनुमान है कि करीब 92% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और मुनाफे में भी अच्छी खासी 33% का जंप देखने का अनुमान है। जो रियलाइजेशन ऑफ वॉल्यूम्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त रहेगी। जिंक वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पर हमारा अनुमान है कि 39% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। लेड के वॉल्यूम में करीब 15% की बढ़त देखने का अनुमान है। माइन उत्पादन में 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है और मेटल के दाम में जो बढ़त हुई है उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा कंपनी को। तो हिंदुस्तान जिंक से काफ़ी अच्छे नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है जिस पर कल बाजार नजर रखेगा। लेकिन आपने हिंदुस्तान की बात की, एक बार HCC यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी देख लेते हैं। वहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला। गौरंग, आपको कैसा लगता है HCC? आई वुड प्रेफर NCC। और इस मैनेजमेंट की टिप्पणियाँ मेरे ख्याल से आज या कल किस चैनल पे मैं सुन रहा था, और जिस तरीके से इनकी विस्तार योजनाएं और कामकाज को आगे बढ़ाने की जो रणनीति है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और जिस स्तर पर 96 के इर्द गिर्द काम कर रहा है, आई थिंक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपने आते हुए दिखा है और तिमाही दर तिमाही नतीजे आने वाले समय में बेहतर होंगे ऐसा माना है। तो मैं HCC के कंपेयर, HCC में देयर आर इश्यूज। लवासा एक ओवरहैंग है, उसका IPO लाने की बात हुई थी लेकिन वैल्यूएशंस को लेकर के बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा था, फिर उस विचार को वापस खींच लिया गया और डेट को सर्विस करने में भी कुछ तकलीफ हो रही है बैलेंस शीट पे। ये सब देखते हुए अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करता हूँ तो NCC वुड बी अ प्रेफर्ड चॉइस। कुछ एक और शेयर्स जो चल रहे हैं उसमें सिंटेक्स और एक्साइड भी देखिए, यहाँ पे भी कुछ हद तक बाइंग देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट डे हाई पे भी हैं। सिंटेक्स काफ़ी स्मार्टली 112 आ गया है और एक्साइड भी एक बार देख लीजिए, ये काफ़ी स्मार्टली मूव प्ले कर रहा है, 4% ऊपर है ये और ये भी दिन के। प्रिज्म सीमेंट भी देखिए आप, श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी देखिए, ये सारे शेयर ऐसे हैं जो सेकंड हाफ में कल बिल्कुल उलट था इसके चार्ट्स।
या फिर ये कह सकते हैं इन कंपनीज के चार्ट 12:30-1 बजे के बाद कल गिरावट देख रहे थे। आज 12:30-1 बजे के बाद टिपिकली शेयर्स अपने मोमेंटम को पकड़ के ऑल डे हाई पे आके आसपास बंद कर रहे हैं। मार्केट 9100 के आसपास आके थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर रहा है। तो ये सारे शेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। इम्तियाज, ये एक्साइड और सिंटेक्स दोनों में से BTST का अच्छा कैंडिडेट कौन सा है? डिम्पी जी, नो डाउट दोनों में से जो मेरे ख्याल से जो अच्छा रुझान बना, मेरे ख्याल से सिंटेक्स में काफ़ी अच्छा रुझान है। यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी एक रैली देखी है, तकरीबन नॉन स्टॉप रैली कह सकते हैं। 89 रुपीज़ से जो करंट लेवल है यहाँ पे पोटेंशियल अभी भी है स्टॉक्स के अंदर। अगर हम उनके लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ी गिरावट देखी है और उस गिरावट को रिट्रेस करते हुए नजर आ रहा है। और जो हिसाब से मार्केट भी यहाँ पे प्ले आउट कर रहा है, 91 के पुट ऑप्शन जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे संभलेगा और यहाँ से एक रिकवरी हमें थोड़ी सी देखने मिल सकती है। तो ये सिंटेक्स में मेरे ख्याल से अगर थोड़ी सी BTST के अलावा भी अगर एक आध दिन और आगे पोजीशंस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं 2 से 3 दिन के लिए, तो हो सकता है कि स्टॉक्स आपको 120 के आंकड़े सरपास होते हुए नजर आए। इस बीच एक बार निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 9104 पर, बस 1 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी पर 9000 का इंडेक्स 10 पॉइंट हिल नहीं रहा है। बिल्कुल, तो 10 पॉइंट हिलने में भी देखिए कितनी मशक्कत कर रहा है। लेकिन जो गेनर्स हैं इसमें पावर ग्रिड है, भारतीय इंफ्राटेल है, टाटा पावर, कोल इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, HDFC, मारुति, इंडियन ऑयल, ये काउंटर्स हैं जो कि इस समय चल रहे हैं, मुंह दिखा रहे हैं अच्छा खासा। और जो गिरावट निफ्टी पर देखने को मिल रही है, जिसे ये मूविंग काउंटर्स कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर रहे हैं या फिर काउंटर कर रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो नुकसान वाले स्टॉक्स में औरबिंदो फार्मा है, SBI है, टेक महिंद्रा, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। विद इन निफ्टी गौरांग, क्लियरली एक चीज़ तो इस समय बड़ी क्लियर है कि इंडेक्स मे नॉट ऑब्लाइज यू इन लेवल्स पर। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये आपको स्पेशली अपवर्ड मोमेंटम के लिए ऑब्लाइज ना करे, लेकिन इसके पॉकेट में जो पावर स्टॉक्स हैं इंडेक्स में, निफ्टी में, उनमें आपका व्यू क्या है? गुरांग, अब तक आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक गुरांग तक आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही है, लेकिन मैं मिहिर के सवाल, बोलिए गुरांग। नहीं, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया कि आप पावर ऊर्जा उत्पादन रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे। मैं निफ्टी के जो पावर रिलेटेड स्टॉक्स है उनकी बात कर रहा था। सो आई थिंक जो हमारी कवरेज है, मैं पहले उस पर बात करूंगा। तो टाटा पावर है, NTPC है, कलकत्ता इलेक्ट्रिक आज मेरे ख्याल से 52 वीक हाई छुआ है इसने, पावर ग्रिड, REC, और पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां मिसाल के तौर पर सीमेंस या फिर ABB। आई थिंक जिस तरीके की सरकार की मंशा है 24/7 अगर ऊर्जा मिल जाती है, और हम कार्यक्रम के शुरुआत में लाल बत्ती का जिक्र कर रहे थे, तो अगर दूर दराज गाँव में छोटे से घर में भी बत्ती जल जाती है तो जाहिर है इन सब कंपनियों को बहुत फ़ायदा मिल सकता है। एक बार जरा जस्ट डायल को भी देख लीजिए, इसमें एकदम से सडन स्पाइक आया विद 3% राइज। अब ये 11 रुपये ऊपर 2% है इनफैक्ट, और वॉल्यूम जिसमें आया वो 30% का बड़ा है। महानगर गैस भी देख लीजिए, ये 1000 के लेवल को पार कर गया। टिपिकली ये ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के पास ही होता है। महानगर गैस ट्रेडिंग यूजली कम करते हैं, आज इसने अभी 1000 के लेवल को भी पार किया। 220 का 2% ऊपर है 1000 के लेवल को। जस्ट डायल और महानगर गैस, एक बार जय आप इन दोनों के चार्ट देखिए और बताइए कैसे हैं। ये ठीक है, रखें इन दोनों को भी। वेल डिम्पी, मेरा ये कहना है कि महानगर गैस तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर एक अच्छे अपवर्ड मोमेंटम है, इंडिकेटर्स बुलिश है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहे हैं, और बेस्ट पार्ट ये कि एक अच्छी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक इसे तो होल्ड करके चलना ही चाहिए। लो साइड पर एक स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा, या तो मैं कहूँगा कि सपोर्ट लेवल थोड़ा दूर है, 924 के आसपास है, और 1000 का लेवल जैसे आपने बताया कि पार कर चुका है। बट देन इतना चलने के बाद थोड़ा बहुत तो स्टॉप लॉस या तो सपोर्ट नीचे की तरफ ही आना है। तो 920-24 के आसपास एक रिवर्सल रखे, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे और होल्ड करे रखे ये स्टॉक को। इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा है 1060 एंड देयर आफ्टर में भी 1100 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। और सेकंड स्टॉक जो आपने जिक्र किया वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल सी डिम्पी, इसमें एक अच्छा मूव देखने ज़रूर मिला था, यानी एक अच्छा पुल बैक देखने मिला ये स्टॉक में। बट देन आई थिंक ऊपर के लेवल्स पे ये स्टॉक में ज़्यादा कर काफ़ी एक अच्छी सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है।
रनअप तो काफ़ी स्पीड में था ही, बट देन फॉल आई थिंक जो हिसाब से देखने मिल रहा है, लो टॉप्स एंड लो बॉटम, आई थिंक विद दैट 548 49 इसके ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता 549 के ऊपर, तब तक मेरा ये मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाकर नहीं चलना चाहिए। इनफैक्ट दिस राइज शुड बी यूटिलाइज्ड टू एग्जिट फ्रॉम दिस। बिल्कुल, तो इसे एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो इनफैक्ट फंडामेंटली अगर आप व्यू देखेंगे तो इस तरह की ही कॉल्स देखने को मिली भी हैं जस्ट डायल पे। लेकिन महानगर गैस की आपने बात की, जो रीसेंट लिस्टिंग्स है उसमें ऐसा लग रहा है कि कम से कम डी-मार्ट या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट इन लेवल्स के आसपास थोड़ा ब्रीदर लेने की कोशिश कर रहा है। बीएसई पर भी हमने देखा है, जैसे ही 1000 के पार निकला उसके बाद लग रहा था कि थोड़ा बहुत ब्रीदर लेगा इन लेवल्स के आसपास, क्योंकि वो अपमूव उसके बाद उसने दिया नहीं है। राजेश, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या सलाह है आपकी? डी-मार्ट और बीएसई जी, देखिए डी-मार्ट की अगर बात करूं, कंपनी अच्छी है, 150 के करीब स्टोर चला रही है, लेकिन 50,000 करोड़ का वैल्यूएशन मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेच्ड हो गया है। इस वक्त एक मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी, यहाँ से निकल जाए। अगर रिटेल में ही रहना हो तो इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स के वनिस्पत एबिटा मार्जिन वगैरह बेहतर हैं, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच नज़र आ रहे हैं। बीएसई इतनी पुरानी कंपनी है, जिस तरीके के इनके ऑपरेशंस है और थोड़ा सा भी स्केल अप होता है इक्विटी वॉल्यूम्स में, तो मुझे लगता है कि इनकी अर्निंग्स में एक अच्छी बढ़त आएगी। 950 एक बहुत सेफ लेवल है इसमें एंट्री करने के लिए। साल भर का टारगेट हमारा इसमें 1150-1200 का है, तो इसमें बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। 950 के एक बेस पकड़ के एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच आप मारुति को भी एक बार जल्दी से देख लीजिए। गुरांग, आपकी राय भी चाहिए अगर आप इसको कवर करते हैं। 6200 का है, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास है। इसके भी नंबर्स कुछ एक दिनों में आ जाएंगे। आप एक बार इसको होल्ड करने की राय देंगे गुरांग टिल नंबर्स तक? इस बार के नंबर्स कैसे आते हैं, कुछ कैलकुलेशंस की हैं आपने? बेझिझक हम राय देंगे, और 6800 का हमारा टारगेट है। और पिछले साल अगर मेरी याददाश्त सही है तो मुझे ठीक करना आप डिम्पी, फरवरी मार्च 2016 में जब जाट आंदोलन हुआ था और कर्मचारियों को लेकर के कुछ कामकाज ठप पड़ा था, जो इनकी हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पर मेंटेनेंस शटडाउन हुआ था, ये सब के इर्द गिर्द ये करीबन 3500-3600 के इर्द गिर्द था। और तब से आज 6200 के आसपास, और जिस तरीके से नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्सपोर्ट मार्केट दुरुस्त, और आने वाले समय में नए लॉन्चेस, सभी के मापदंड पर मुझे लग रहा है कि अगर आपकी खरीदारी है तो बने रहे, और अगर नहीं है तो इस स्तर पर या फिर निचले स्तर पर मौका ढूंढे निवेश करने के लिए। इस बीच एक बार इम्तियाज़, आप गायत्री प्रोजेक्ट्स के चार्ट को देखिए। ये एक तो वॉल्यूम में अच्छा खासा इजाफा है, आज भी करीब 3-1% ऊपर है, लेकिन पिछले 3-4 दिन में यहाँ पर ऑलमोस्ट 11-12% का मूव देखने को मिला है। बेशक यहाँ पे जैसा कहा गया यहाँ पे कि ऑलमोस्ट एक लास्ट हफ्ते 2 हफ्ते में काफ़ी अच्छा एक बड़ा मूव देखा हमने गायत्री प्रोजेक्ट में, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्रेच होते हुए नजर आ रहा है। डेली चार्ट पे इनके ऑसिलेटर्स थोड़ा ओवरबॉट सिनेरियो दिखा रहे हैं। अगर कोई डिप आता तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए बाइंग के लिए, बिकॉज इनके एक थर्ड लेग हायर साइड ओपन हो सकता है, जो कि स्टॉक्स को 180 क्लोज लेके जा सकता है। तो फिलहाल मैं वेट करूँगा डीप के लिए। एक गुजरात फ्लोरो आप देखिए इम्तियाज़, ये कल 6% ना सडन स्पाइक इसमें डाउन आ गया था, इनफैक्ट कल टूट गया था, लेकिन आज सुबह से इसने मेंटेन किया अपनी 6-6.5% की बढ़त को। ये एक BTST का या फिर पोजिशनल ट्रेड का कैंडिडेट है? देखिए डीपी, कल जो फॉल डाउन आया है और स्टॉक्स में लो लगा तकरीबन 660 का, जब तक ये 660 ब्रेक नहीं करता मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो मोमेंटम यहाँ पे बनेगा 730 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए नजर आ सकता है। नो डाउट स्विंग बहुत बड़ा है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे 730 और 660 तकरीबन 80-90 रुपये का डाउन साइड स्विंग आता है, बट मोमेंटम वैसे ही बनेगा यहाँ पे जैसे 730 क्रॉस करते तो हो सकता है कि स्टॉक तुरंत 800 रुपये के आंकड़े को सरपास कर जाए। तो बेशक यहाँ पे 730 के ऊपर ही पोजीशन बनाया जा सकता है, सेफ साउंड लग रहा है। बिल्कुल। इस बीच एक फ्लैट ही क्लोजिंग की तैयारी, तो निफ्टी महज 10 पॉइंट ऊपर 9115 के लेवल पर, यानी 1/4% से भी कम का मूवमेंट। निफ्टी बैंक पर यह हुआ है कि इसने जो 21,470 का लो हिट किया था, वहां से ऑलमोस्ट 120 अंकों की रिकवरी इस पर देखने को मिली है। तो 21,595 पर ये लाल निशान में, लेकिन यह है कि अच्छी खासी रिकवरी हुई निचले लेवल से, और 1/4%
नीचे ये बंद हो सकता है, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ से और फिसल कर बंद होगा। हालांकि इसके कुछ कंपोनेंट्स में नुकसान देखने को मिला है, जैसे ICICI SBI वगैरह में। अगर मिड कैप को हम देखें, मिड कैप इंडेक्स ये ऑलमोस्ट 140 पॉइंट ऊपर, यानी करीब 0.25% ऊपर, और ये थोड़ा सा रीअश्योरिंग है मार्केट के लिए कि जिस दिन इंडेक्स नहीं चला है उस दिन भी थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में हमने खरीदारी देखी। आप एडवांस डिक्लाइन का भी आंकड़ा देखेंगे, जो आखिरी आधा घंटा है उसमें स्विंग थोड़ा सा बढ़त वाले काउंटर्स की तरफ झुकाव हुआ है, यानी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। अब देखिए 876 काउंटर्स हैं जो कि बढ़ के साथ चल रहे थे। जब हमने शो शुरुआत की थी ना, उस समय थोड़ा इवनली डिवाइडेड था, तो ये थोड़े बहुत संकेत हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो दरअसल निफ्टी पर है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी मूव नहीं है। 9114 पर ठीक है, एक फॉर्मेलिटी शायद हो जाएगी हरे निशान में बंद होने की। 4,20,000 करोड़ के आसपास का ट्रेड है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत थिन वॉल्यूम्स के बीच ट्रेड हुआ है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली विद इन निफ्टी अगर आप देखें तो एक ये टाइम वाइज करेक्शन का जो टिपिकल इंडिकेशन होता है वो देखने को मिला। और आज लगातार 5वां सेशन है जब मार्केट इस तरह के कन्फ्यूज दिशाहीन मूवमेंट के साथ रहा है, जहाँ पर इसने कोशिश की है बार बार ऊपर जाने की, लेकिन वो पूरी तरह से हो नहीं पाया। आज के जो कुछ हैवी मूवर्स हैं वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें हमने देखा छोटे मझोले रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छा मूव देखने को मिला था, पावर स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट कई स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छा रुझान दिखा रहे थे। इन सब के बाद आखिरी मिनटों में बाइंग देखने को मिली है कुछ एक स्टॉक्स पर, जैसे HCC है या फिर गायत्री प्रोजेक्ट्स, इस तरह के स्टॉक्स पर। तो मार्केट कम से कम जो प्रोविजनल क्लोजिंग हुई है उसमें हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ है 9113 के आसपास 7-8 अंकों की मजबूती के बाद। बिल्कुल, तो आज की क्लोजिंग सेंसेक्स में भी आपको ज़्यादा बड़ा मूव नहीं, सिर्फ 67 अंकों की बढ़त के साथ है। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स अगर आप परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर करेंगे ना फ्रंट लाइन से, तो यहाँ पे 0.1% की बढ़त है। इसे मीर कहते हैं कि अगर आप फ्रंट लाइन में एक बजाय थोड़ा छोटे और मझोले शेयर में अच्छी स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो शायद ज़रा अच्छा प्ले मिलेगा। IT ने आज नो डाउट वापस निराश किया है सेक्टर्स पूरी तरह से। कुछ इंफ्रा आज पार्टिसिपेट कर रहा था। बैंक निफ्टी टिपिकली आज स्पॉट के हिसाब से तो कमज़ोर गया है, लेकिन फ्यूचर में कुछ प्रीमियम एडजस्टमेंट है, इसलिए ज़्यादा बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा नहीं, पुल बैक दिखा है। FMCG कंपनीज़ के अंदर कुछ मोमेंटम आज आया है। IMD की रिपोर्ट थी, एक्सपेक्ट कर देगी शायद थोड़ा और चलेगा, लेकिन फिर भी हरे निशान में क्लोज करके गया है। बाजार को सहारा तो दे ही रहा था, और 4 लाख प्लस करोड़ का वॉल्यूम आज की क्लोजिंग में हमको मिला है। तो जो प्रोविजनल आंकड़े अब तक निफ्टी के हमको मिले उसमें करीब 8 अंकों की बढ़त के साथ हमने ट्रेड होते हुए देखा। आज की क्लोजिंग पे राजेश आपका कमेंट चाहिए। ठीक क्लोजिंग है, ठीक है, ज़्यादा टूटे नहीं चले भी नहीं, तो कई बार ना चलना, टूटना और टिके रहना भी अपने आप में ठीक समझा जाता है। सही कहा आपने, कई बार ना चलना ना टूटना भी अपने आप में ठीक समझा जाता है, लेकिन इस वक्त बाज़ार बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है। रेदर मैं कहूँगा कि आंकड़ों पे नज़र लगाए हुए है, क्योंकि चौथी तिमाही के नतीजे आने लगभग चालू हो गए हैं, कुछ कंपनियों ने दे दिए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह है, मॉनसून नॉर्मल होने की संभावना दी जा चुकी है। इन सब चीज़ों के बीच मुझे लगता है कि 9050 9048 एक स्ट्रॉन्ग बेस है निफ्टी का, जिसको तोड़ना इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। ऊपर में 92 का एक रेजिस्टेंस है, 9200 का, इसके दायरे में रहने वाला है। लेकिन अगर हम इंडेक्स से बाहर निकले तो आपने आज भी देखा होगा कई स्टॉक है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इवन इन निफ्टी स्पेस में अगर आप देखें तो आपको पावर ग्रेड या पेट्रोनेट या मारुति जैसे स्टॉक है जहाँ की बहुत अच्छा मोमेंटम नज़र आया। तो मुझे लगता है कि निफ्टी या इंडेक्स को छोड़ करके अगर बाहर ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक, इस पीछे कुछ एक शेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं जिन्होंने टारगेट हिट किए। ये वो शेयर्स हैं जो सुबह 7:30 बजे आपको फास्ट मनी में बताए जाते हैं। टिपिकली न्यूज़ बेस्ड शेयर होते हैं और जिनके टारगेट्स भी आपको दिए जाते हैं, तो आप इस पर नज़र रख लें और ये आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। गुरांग, माफ़ कीजिए, शुक्रिया आपका गुरांग, और साथ ही शुक्रिया आपका भी राजेश, साथ ही जय आपका भी शुक्रिया और इम्तियाज़ आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मीर, आज थोड़ी सी कंफ्यूजन है बाजार में, कल क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे या फिर कंफ्यूजन का बड़ा नंबर तो है नहीं कल। तो आज देखते हैं यूएस मार्केट में क्या होता है। एटलीस्ट इस समय जो इंडिकेटर थे फ्यूचर्स के वो तो काफ़ी फ्लैटिश ही थे। सो हो सकता है कल और एक ग्राइंडिंग सेशन देखने को मिले 9080 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 9120 9130, ये जो दायरा है इसके अंदर हो सकता है ज़्यादातर खेल कल भी हो। अच्छा, पोजीशन बढ़ाएं या फिर जितनी है उतनी रखें अभी जिनके पास भी लॉन्ग? फिलहाल एक्चुअली क्या हो रहा है ना, अगर आप इनफैक्ट आज हमने इस पर बात नहीं की, लेकिन अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे ना तो इस समय हो क्या रहा है कि विद इन दिस रेंज थोड़ी बहुत चर्निंग हो रही है, लेकिन कोई बहुत अग्रेसिवली अपनी पोजीशन बढ़ा नहीं रहा, एटलीस्ट जल्दबाजी में नहीं है। आप स्टॉक फ्यूचर्स में देखेंगे ना तो वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडेक्स फ्यूचर्स। तो वो आई थिंक एक इंडिकेटर है मार्केट के लिए कि सारे लोग फिलहाल एटलीस्ट नियर टर्म में काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख रहे हैं मार्केट।